हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से है ना? उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। वो इस वजह से भी होने वाली है क्योंकि अब हम लोग यहां से टर्म 2 एग्जाम्स, जो सीबीएसई के एग्जाम्स हैं टर्म 2 के जो होने वाले हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे बहुत अच्छी तरह से। अभी पहली बात तो यह है कि इस क्लास में हम लोग पर्टिकुलर एक चैप्टर की बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, टाइटल है हम लोगों का चैप्टर 4। अब चैप्टर 4 कौन सा चैप्टर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली बात, अब आपने एक और आगे बात पढ़ी होगी कि हाउ और हाउ मेनी और आपका व्हाट, हाउ एंड हाउ मेनी। इसका क्या मतलब है? व्हाट यानी ये कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ठीक है, मतलब क्या क्या पढ़ना है हमें, बेसिकली अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है, और इसके अलावा जो चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे, ये हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और फिर उसके आगे इस क्लास को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम लोगों का जो ये एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में एक पोर्शन है आपका अलजेब्रा, एक पार्ट है अलजेब्रा, ये मैथ्स का एक पार्ट है। उस अलजेब्रा से कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, तो वो चैप्टर कौन कौन से हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी। और ये जो दोनों के दोनों चैप्टर हैं, इन दोनों को मिलाकर कितने नंबर का ये एग्जाम होगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहां पे आज की क्लास में हम लोग चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सिलेबस है जरा उसे देख लें कि सिलेबस में जो सीबीएसई बोर्ड है वो बोर्ड क्या कहता है। वो कहता है सबसे पहली बात कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म कौन कौन से हैं और किसे देखकर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। पहली बात यहां पे ये कह रहे हैं पढ़ने को। दूसरी बात, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल नंबर्स बाय फैक्टराइजेशन और बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा क्या है? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओनली रियल नंबर्स, रियल रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, इन दोनों से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व करना था, यहां पे तीसरा मेथड नहीं दिया है। वो कौन सा मेथड है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, ये नहीं दिया है। तो इसका ये मतलब है कि हम लोगों को इस चैप्टर में इसे नहीं पढ़ना है इस एग्जाम के लिए। ये बात क्लियर हो गई? बाकी आप आने वाले वक्त के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम के लिए टर्म 2 के लिए हमें स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड को नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। आप पढ़ने अभी फिलहाल पढ़ के क्या भी करेंगे, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद रिलेशंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। और इसके बाद सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज, प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वेश्चंस हैं, जो सिचुएशनेबल है, जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें आपको मैं बता दूं कौन सा क्वेश्चन है। जैसे 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, या वो प्रॉब्लम क्वेश्चन जिससे इस तरह की इक्वेशंस बनती हो, उन्हें हम लोगों को इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। ये बात क्लियर हो गई? जितने भी एक्सरसाइज हैं, अब इसके कितने एक्सरसाइज हैं टोटल? हम लोगों के पास 4 एक्सरसाइज हैं, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। ये 4 इक्वेशन है, ये 4 एक्सरसाइज हैं। इन चारों एक्सरसाइज में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वेश्चंस भी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहली बात अब यह है कि ये कितना पढ़ना था, ये बात समझ में आ गई। क्या पढ़ना है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे, तो कैसे के लिए क्या करना है? पहली बात तो मैंने इन सभी टॉपिक पे यहां तक कि जितने भी टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस में बना चुका हूं। लेकिन आज की वीडियो में भी, आज की क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे? इन पर ब्रीफली चर्चा करेंगे। और इसके बाद जब ये सारे टॉपिक्स को आज कवर कर लेंगे, सारे टॉपिक्स जब कवर हो जाएंगे, तो कवर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? फिर उसके बाद इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, तो इन सभी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनके लिए अलग वीडियोस, जो आपके प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनके लिए अलग वीडियोस प्रोवाइड आप लोगों के लिए कर दी जाएगी, ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो और टाइम थोड़ा सा ठीक रहे, आप टाइम मैनेज भी कर सकें। ये बात क्लियर हो रही ना? तो चलिए आज की क्लास अब हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम लोग कहां से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहली बात। और इसके अलावा हम लोग इसमें यह भी देखेंगे कि
किस बात से, यानी इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स में क्या रिलेशंस होते हैं, इन सभी बातों को आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पे आप लोगों को एक एक्सप्रेशन लिखा दिख रहा होगा। ये एक्सप्रेशन क्या है, ये इस एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कई टाइप के होते हैं, कई तरह के होते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये कौन से टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई ये बात, क्या कहते हैं इसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहां पे जब कभी भी, ये बात आप लोग याद रखेंगे कि जब कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो के इक्वल करेंगे, तो जैसे ही उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करेंगे तो इसका नामकरण हो जाएगा और इसका नाम हम लोग रखेंगे क्या, इसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे ना बात समझ में, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जैसे ही हम लोगों ने जीरो के इक्वल किया तो जीरो के इक्वल करते ही उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम बदलकर क्या रख दिया हम लोगों ने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब यहां से कुछ बातें इसमें ध्यान रखने की है। सबसे पहली बात ध्यान रखने की क्या है कि ये अगर इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड का क्या मतलब होता है भाई, क्वाड का मतलब होता है दो। ये बात क्लियर हो गई ना, क्वाड का मतलब हो गया दो। अब यहां पे इस इक्वेशन में आपको एक वेरिएबल ये दिखा, यहां फिर इसके बाद एक वेरिएबल यहां भी दिखा, तो दो वेरिएबल हम लोगों को दिख रहे हैं लेकिन सेम वेरिएबल है, वन वेरिएबल है ये, तो यहां पे दोनों वेरिएबल दिख रहे हैं। अब इस दोनों वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर किसकी दिख रही है, सबसे हाईएस्ट पावर इसकी दिख रही है, इसकी जो ए के साथ वेरिएबल है हमारा एक्स, उसकी पावर हम लोगों की क्या है, हाईएस्ट है 2। तो यहां यह बात क्लियर कर लीजिए आप कि अगर किसी इक्वेशन में, किसी वन वेरिएबल इक्वेशन में अगर कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो हाईएस्ट पावर अगर 2 हो गई तो उसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और इसको हम लोग डिग्री के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में, इसी को पावर को ही हम लोग डिग्री भी कहते हैं, पावर को ही हम लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और पावर तो कहते ही इसे। ये बात क्लियर है। अब इसके अलावा अगर कोई वेरिएबल जिसके साथ पावर 2 लगी है, उस पावर 2 के साथ वाला जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा a होगा। यहां पे ये जो a है, यहां पे ये जो a है, b है और ये जो c है, ये सभी के सभी कौन है, सभी के सभी कोफिशिएंट हैं। आगे बात समझ में, सभी के सभी क्या है, सभी के सभी कोफिशिएंट्स हैं। और ये कैसे कोफिशिएंट्स हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका a है, x का कोफिशिएंट कौन है, जो x की पावर 1 है, इसका कोफिशिएंट कौन है, b है, और ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ये बात क्लियर हो गई। तो अब यहां से ये बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए कि अगर वेरिएबल की पावर 2 है और दो वेरिएबल की पावर 2 है और उसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट लगा है तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, a का नाम देंगे। आगे बात समझ में, तो ये जो a b c है कोफिशिएंट हो गया, कोफिशिएंट के साथ साथ यही हमारा क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स कहते हैं। ये सभी के सभी क्या होंगे, यहाँ रियल नंबर्स होंगे। आगे बात समझ में, a b c की जगह पे सभी रियल नंबर्स होंगे। अब रियल नंबर्स किसे कहते हैं, तो रियल नंबर्स में आपका कौन कौन आ जाएगा नंबर, आपका आ जाएगा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन यहां पे एक शर्त है, बट a इज नॉट इज इक्वल टू 0, और a को हम लोग कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या कहते हैं इसे, लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब कहने का क्या मतलब हो गया, सभी कोफिशिएंट को ये लीड कर रहा है। लीडिंग कोफिशिएंट सभी कोफिशिएंट को ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अगर लीडर ही नहीं रहेगा, है ना, तो उस क्या कहते हैं, जिस भी चीज का अगर कोई लीडर नहीं है, तो लीडर ही नहीं है तो वो कैसा होगा, वो बस इधर उधर तितर बितर वाली बात हो जाती है, वैसा हो जाएगा वो। आगे ना बात समझ में, तो यहाँ पे अगर a की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने a की जगह पे 0 रखा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। अंडा दिख रहा है आप लोगों को, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों की इक्वेशन ये बन जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।
तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, इसकी हाईएस्ट पावर 1 आ गई। तो हमने अभी बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, तो 2 होनी चाहिए। तो यहाँ तो पावर 1 आ गई, तो क्या 2 है यहाँ पे, नहीं है, तो नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे 1 और 0 नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में ना, तो मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, a इज मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से ये हम लोगों को बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं थोड़ी सी और इसके बाद की बात हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दी हुई है। तो क्या इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो क्या कहते हैं यहाँ पे जो आपका लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट के साथ जो वेरिएबल है x, उसकी सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, सबसे हाईएस्ट पावर है 3। तो ये क्या कहलाएगी, क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 3x² प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्या ये है, हाँ है। ये 3x² इज इक्वल टू 0, क्या इसे कहेंगे, हाँ इसे भी कहेंगे। क्या ये है 5x² प्लस 6 इज इक्वल टू 0, हाँ इसे भी कहेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लीडिंग कोफिशिएंट के साथ जो वेरिएबल आप देख रहे हैं, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, यानी इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ना तो b दिखाई दे रहा है ना ही c दिखाई दे रहा है। तो हमें वो है या नहीं है अभी फिलहाल फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये है तो इससे भी हम लोग इस इक्वेशन को कहेंगे कि हाँ ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ देखिए ये 6x² माइनस 7x इज इक्वल टू 0, क्या ये है, हाँ है। तो अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को आप देख लीजिए, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म इसे ये मानी जाती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ऐसा नहीं है, इसके अलावा अगर इस फॉर्म में भी कोई इक्वेशन अगर आ जाए तो उसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर इस फॉर्म में आ जाए तो इसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर इस फॉर्म में आ जाए तो इसे भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इज दैट क्लियर हो गई। अब यहां एक बात और है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर उस इक्वेशन की 2 वैल्यूज आती हैं, यानी कि ऐसी वैल्यू जो यहां पे इक्वेशन, इस इक्वेशन की वैल्यू का मतलब हो गया कि x की ऐसी वैल्यू कि उन दोनों को इस इक्वेशन में अगर हम लोग रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर ये सेटिस्फाई उन दोनों नंबर से हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन का सॉल्यूशन। और उसी इक्वेशन के सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात क्लियर हो रही है, यानी कि x की वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आगे बात समझ में, एक बार फिर से इस बात को समझिए कि हमने क्या कहा, हमने ये बताया आप लोगों से कि कोई भी ऐसी वैल्यू आप ले लीजिए, उस वैल्यू को लेकर आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन में रखिए और इस इक्वेशन में रखने के बाद इसको फाइंड कीजिए। फाइंड करने पर अगर ये सेटिस्फाइड हो जाती है इक्वेशन, सेटिस्फाई का कहने का मतलब ये हो गया कि इधर अगर वैल्यू 0 आ जाती है ना, तो वो कितने ऐसे वैल्यूज होंगी जो इसे सेटिस्फाइड करेंगी, 2 वैल्यू ऐसी होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। आगे बात समझ में, तो वही दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन की क्या कहलाएंगी, रूट्स कहलाएंगे। और उन्हीं रूट्स को हम लोग अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। आगे ना बात समझ में, तो चलिए कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं और उसको सॉल्व करना सीखते हैं। हम लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे हम लोग ये बात पता कर सकते हैं कि वो जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो एक क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक क्वेश्चन है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और x प्लस 3। ये क्वेश्चन है आपका x माइनस 3, ये क्वेश्चन है आपका और इसमें कह रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को और भी कुछ बातें इसके लिए जाननी होंगी और उसको ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा। वो क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज समझ में। तो ये सारी आइडेंटिटीज आप लोगों को याद करनी होगी। और अब चलिए हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखकर एक बात यहाँ पे देख लीजिए कि इस क्वेश्चन में कोई आइडेंटिटी लगने वाली है। तो हाँ, ये आइडेंटिटी लगेगी। क्यों ये आइडेंटिटी लगेगी? वो इसलिए लगेगी क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। तो अब हम लोग इसके लिए इसको लगाएंगे, जैसे यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोगों की आइडेंटिटी लगेगी। ये स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ये जो पहला नंबर आपको दिख रहा है वो a है, और ये जो दूसरा है उसको हम लोग क्या लेंगे? b लेंगे। तो a की जगह पे क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या रखेंगे? तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू बी की जगह पे 1 प्लस यहाँ पे b की जगह पे 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपका क्या बन गया? ये आपका एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया बोल रहे हैं। ये आपका एक एक्सप्रेशन आ गया। कैसा एक्सप्रेशन आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। लेकिन इसके इक्वल में कौन है? इसके इक्वल में आपका ये है। तो यहां पे हम लोग क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर आपका ये है 2x प्लस x माइनस 3, तो इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2x माइनस 6, और यहां पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू इतना इतना इतना। अब इन सभी को क्या करना है? क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे? इधर में जितनी भी चीजें हैं इन सभी को उठाकर, जितने भी नंबर इन सभी को उठाकर इधर पटक दीजिए। ये राइट हैंड साइड है, इधर आप लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पे लेकर आएंगे तो कैसे हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये जो प्लस 2x है ये इधर चला आएगा तो किसमें आ जाएगा? माइनस 2x में। और ये जो आपका माइनस 6 है ये इधर चला आएगा तो किसमें आ जाएगा? प्लस 6 हो जाएगा। ये इक्वल टू उधर बचेगा कौन? 0 बचेगा। अब यहां से जो लाइक टर्म्स है उसको जोड़ घटाव कर लीजिए। आपका लाइक टर्म में कौन कौन लाइक टर्म है? ये और ये दोनों लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म है? क्योंकि इनका जो वेरिएबल है वो क्या है? सेम है। तो प्लस 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस और ये प्लस, प्लस 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 होता है। 6 और 1 को आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आप अगर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो हम लोगों ने इसके क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था हम लोगों ने, तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म में एक फॉर्म ये भी था, ये एक फॉर्म ये भी थी। तो ये फॉर्म यहां पे दिखाई दे रही है, एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस भी हो सकता है। यहाँ पे ये ना समझिएगा कि सिर्फ प्लस ही आना चाहिए तभी हम लोग उसको कहेंगे, नहीं, माइनस भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करना होता है इसमें? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग इक्वेशन को देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? माइनस 3x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में? वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यानी कि पहले स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए, है ना, जिस वेरिएबल की पावर 2 हो वो सबसे पहले आना चाहिए। तो यहां पे ये है तो इसे हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक, और इसके बाद बीच में कौन आना चाहिए? जिसकी पावर 1 है, तो इसे हम लोग लिखेंगे माइनस 3x, और इसके बाद ये जो प्लस सी वाला यानी कांस्टेंट टर्म है ये कौन है? माइनस 4 है, तो इसे हम लोग लिखेंगे माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पे हम लोगों ने जगह को यहीं से यहीं पे शिफ्ट की है ना। तो ये ना समझ लीजिएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे माइनस को चेंज क्यों नहीं किया, इधर से उधर किया, इधर से उधर नहीं किया हम लोगों ने। इसको ये इक्वल उस तरफ लेकर नहीं गए, दूसरी तरफ ना लेकर गए ना दूसरी तरफ से लेकर आए हैं कि हम लोग साइन चेंज करते हैं, ऐसा नहीं किया है ना। जब ऐसा करते हैं तब साइन चेंज करते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इधर से ही इधर लेकर आए हैं। ये प्लस एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पर आकर ये प्लस एक्स स्क्वायर ही है। तो शुरू में हम लोग प्लस लिखते नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। एक बात और यहाँ पे समझने की है कि इसे हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या, कौन सा ऑर्डर कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर? यहाँ पे जो डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग है वो ये है कि आपके पास जो वेरिएबल्स दी हुई हैं, ये जो वेरिएबल है ये x ये भी x है, तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो सबसे पहले होनी चाहिए, है ना। हाईएस्ट पावर 2 है तो पहले हम लोग इस टर्म को लिखेंगे, उसके बाद वाली पावर को लिखेंगे यानी 1। यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो इसको लिखा,
ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसको लिखा। आगे ये बात समझ में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो इधर में हम लोग क्या करेंगे, एक रफ के लिए एक लकीर खींचेंगे और इसके बाद रफ में काम करेंगे। क्या काम करेंगे, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग को करना यह होता है कि हमारे पास ये जो बीच का टर्म है, इस टर्म को दो टर्म में स्प्लिट करना होता है। कितने टर्म में स्प्लिट करना होता है, 2 टर्म्स में स्प्लिट करना होता है। 2 टर्म्स स्प्लिट, है ना, 2 टर्म्स में क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है। यह बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, स्प्लिट करने के लिए ये बात समझिए, यहाँ पे ये जो ax² दिया है, ये जो ax² है ये, और ये जो आपका c है ये, इन दोनों टर्म को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। यानी कि लास्ट के टर्म को क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं, x² इंटू 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4x²। क्लियर है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये है कि दो लास्ट के जो टर्म है x² वाला और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों टर्म को हम लोग अलग से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा हम लोगों का कि ये जो आपका मल्टीप्लाई करके नंबर आया है 4x², इस 4x² को कोई और भी नंबर ले हम लोग, उन नंबर को मल्टीप्लाई करके दो नंबर हम लोग और लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके ये देखेंगे कि किस किस दो नंबर के मल्टीप्लाई करने पर 4x² आ रहा है। तो वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो देखिए यहां पे 2x को अगर हम लोग 2x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x² आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसके अलावा अगर 4x को 1x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x² आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इनके अलावा भी कोई दो नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4x² आ जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि ये 4 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी है। तो 1 4 से कीजिए या 4 1 से कीजिए तो बात तो एक ही है ना। ठीक है। अब इसके अलावा कोई दूसरा और नंबर नहीं है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जिन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आ जाए। क्लियर। अब तीसरा स्टेप क्या है, 2 स्टेप हो गए ना। फर्स्ट स्टेप ये था फर्स्ट स्टेप और ये था सेकेंड स्टेप, सही है, सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप जो होगा हम लोगों का वो ये होगा कि ये जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके, जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 4x² लेकर आए हैं, उन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या लाना है, यहाँ पे ये जो -3x है ये -3x लाना है, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। तो ये तो कभी जिंदगी में नहीं होने वाले हैं। 2x माइनस या प्लस करेंगे हम 2x को तो ये तो 4x ही आ जाएंगे, 3x नहीं आएंगे। पहली बात तो ये कट। फिर उसके बाद अगर 2x को -2x करेंगे तो यहां पे 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये भी कट, ये भी नहीं होगा। ठीक। अब इसके बाद ये जो आपका 4x और 1 है, तो 4x को अगर 1 से ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। सही है। अब क्या करेंगे, 4x को हम लोग माइनस कराएंगे 1x से तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। 3x आ गया माइनस कराने पर, लेकिन हम लोगों का यहाँ पे पॉजिटिव 3x आया है, नेगेटिव 3x नहीं आया है। हमें क्या लाना है, नेगेटिव 3x लाना है। तो अब नेगेटिव 3x लाने के लिए क्या करेंगे, होगा तो माइनस है यहाँ पे, लेकिन क्या करेंगे, तो दो तरह से माइनस होते हैं। एक तो आपका जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ माइनस लगाकर और छोटे नंबर के साथ प्लस लगाकर, तो माइनस प्लस माइनस हम लोगों का वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है नंबर। ठीक है। और एक तो इस तरह से होता है कि एक के साथ में पॉजिटिव लगा दिया और दूसरे के साथ में नेगेटिव लगा दिया, बड़े के साथ में पॉजिटिव और छोटे के साथ में नेगेटिव। और एक कैसा होता है, बड़े के साथ में नेगेटिव, छोटे के साथ में पॉजिटिव। इस तरह से भी हम लोगों का क्या होता है, ये माइनस होता है, यानी सब्ट्रैक्ट होता है। तो हम इसको भी नहीं लेंगे, ये नहीं होगा। तो क्या लेंगे, फिर हम यहां पे करेंगे -4x + 1x इज इक्वल टू -3x। ये हमारा फाइनली आ गया, इसे हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो अब क्या करेंगे, ये जो आपका टर्म आया है -4x + 1x, तो ये दो टर्म में -3x क्या हो गया, स्प्लिट हो गया ना। तो इसी टर्म को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे यूज कर लेंगे, x² - 4x और प्लस 1x - 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 स्टेप्स हो गए। फोर्थ स्टेप यानी चौथा स्टेप क्या है, यहां जो चौथा स्टेप है, फोर्थ स्टेप ये है कि अब हम लोग यहां पे पेयर बनाते हैं, दो का पेयर बनाते हैं। सही है, पेयर बना लिया हम लोगों ने, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। ठीक।
अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, पेयर बनाकर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ये पांचवा स्टेप चल रहा है ना, कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों में कॉमन। कॉमन का क्या मतलब होता है, वैसा नंबर जिस नंबर से हम अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो ये क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। और दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे वर्ड में हम लोग क्या बोलेंगे इसे, दूसरे वर्ड्स में हम लोग बोलेंगे इसको कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है या सीएफ लेना। सही है कि इन दोनों में इनका हाईएस्ट एचसीएफ क्या आएगा, फैक्टर क्या आएगा, हाईएस्ट फैक्टर क्या आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर अगर हाईएस्ट फैक्टर निकालना हो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, इसमें क्या करेंगे 4x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू एक्स। सही है, तो अब इन दोनों में हमें ये देखना है कि कॉमन कौन कौन है। तो ये x और ये x दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम लोग ले लेंगे कॉमन। बात क्लियर हो रही है। तो यहां हम लोगों ने x को क्या किया, कॉमन ले लिया। अब इसके बाद यहां जो ऊपर वाला नंबर है वो जो बचता है उसे हम लोग क्या करते हैं, यहां लिखते हैं, लिख दिया। इसके बाद जो साइन है वो साइन लगाकर फिर यहां जो नंबर बचते हैं उसे लिखते हैं हम लोग। तो क्या बचा, 2 इंटू 2 यानी 4 बचा, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे 4। तो यहां पे क्या आ गया, x कॉमन आ गया मेरा, x माइनस 4 हमारे ब्रैकेट में आ गया। अब इसके बाद और क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग करते ये है कि यहां जो साइन होता है, यहां जो भी साइन होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अभी यहाँ पे प्लस है तो प्लस कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, ठीक है। और फिर इसके बाद इनमें क्या करेंगे, इनमें हम लोग फिर कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने का बस वही तरीका है कि 1x इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स और इसका 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इनमें कॉमन देखेंगे तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन है नंबर, तो देखिए हाँ कॉमन क्या है, 1 और 1, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। तो हम लोग 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, और बचेगा क्या यहाँ पे बच जाएगा x और क्या बचेगा माइनस 2 टू द 4, ये 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो अब यहां जो कॉमन लेने का जो सिलसिला था, कॉमन लेने का सिलसिला यहाँ पे रुका नहीं है, एक स्टेप और चलेंगे, कॉमन वो खत्म हो जाएगा, सिलसिला रुक जाएगा। कैसे रुकेगा, अब देखें यहाँ पे इस वाले स्टेप में देखें आप कि यहाँ पे x माइनस 4 और यहाँ पे x माइनस 4 इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम नंबर आ गया, तो ये ब्रैकेट भी कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बात समझ में आ रही है। और एक बात और यहां से ध्यान रखिएगा कि जब कॉमन आप निकालते हैं तो कॉमन निकालते वक्त यहां पे जो नंबर यहां आएगा, जो नंबर इस ब्रैकेट में आएगा वही नंबर इस ब्रैकेट में आना चाहिए और आएगा ही आएगा। और अगर नहीं आता है तो इसका यह मतलब है कि आपने जो यहां पे वर्क किया है या यहां पे जो वर्क किया है वो कैसा वर्क है, गलत है आपका। आगे बात समझ में, इस ब्रैकेट में जो नंबर्स आएंगे वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए कॉमन लेकर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। जैसे ही ये कॉमन आ जाएगा वैसे ही यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। ये बात क्लियर हो गई। इसे कहते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन। ये हो गया हमारा क्या, फैक्टराइजेशन हो गया। आगे बात समझ में। अब आखिरी का स्टेप है हमारे पास, ये तो 4th स्टेप में हो गया है सारा यहां तक। 5th स्टेप में क्या होगा, 5वां स्टेप हमारा ये है कि 5वां स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो इक्वल में 0 है इसे हम लोग x माइनस 4 यानी इस ब्रैकेट के इक्वल कर देंगे और x प्लस 1 इस ब्रैकेट के इक्वल कर देंगे। इन दोनों के इक्वल हम लोग क्या करते हैं, 0 को कर देते हैं और ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन, ये भी बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। यानी यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई, 1 वेरिएबल की 2 लीनियर इक्वेशन आई है, ठीक है, अलग अलग आ गई। अब यहाँ से 2 अलग अलग वैल्यूज निकल आएंगी, x इज इक्वल टू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये माइनस उधर चला जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस इधर चला आएगा, माइनस में बदल जाएगा, माइनस होने आ जाएगा। तो x की कितनी यहाँ पे वैल्यू आ गई, 4,1। यहाँ पे x की जो वैल्यूज आई है वो 2 आ गई। इन्हीं को हम लोग कहते हैं रूट्स, इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, रूट्स। सही है ना, रूट्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ये 4,1, यानी कि x की कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई। इसका यह मतलब है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी वैल्यूज आती हैं, 2 वैल्यूज आती हैं। आगे बात समझ में। अब अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम में आपको यह पता करना है कि ये जो आपकी वैल्यू आई हुई है ये वैल्यू आपकी सही है या गलत है, सही है ना, तो कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये जो आपकी इक्वेशन दी हुई है x² माइनस 3x माइनस 4,
ये ना वैल्यू दी हुई इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे और लेकर यहाँ पे वेरीफाई लिख लेंगे, वेरीफाई लेकर यहां पे जो वैल्यू आई है एक एक करके अलग अलग रखेंगे। एक बार पहले 4 को रखेंगे, चलिए इसमें 4 को रखते हैं। x की वैल्यू 4x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 कितना 16 माइनस 4 3 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 16 में से 16 को माइनस करेंगे, क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जब वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहां से x की एक वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में क्या करेंगे, रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां पे जो वैल्यू आ जाएगी टोटल क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो दोनों तरफ वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर दोनों तरफ वैल्यू 0 नहीं आई तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो आपने कैलकुलेशन में गलती की है, कहां की कैलकुलेशन में, यहां की कैलकुलेशन में, या फिर आपने यहां की कैलकुलेशन में क्या की है, गलती की है। सही है, तो फिर से उसको कट कीजिए और फिर से दोबारा से उसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसी तरह से आप 1 को रख लीजिए इसमें। अगर आप 1 को रखेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां आ जाएगा 1 और उसके बाद आ जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा माइनस 1 है ना, सॉरी माइनस 1 है, माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। यहां पे आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 1 जा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 4 में से 3 को माइनस करेंगे, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो आप यहां पे देख लीजिए ध्यान से कि जब आपने दोनों वैल्यूज को एक एक मर्तबा क्या किया, x की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया और इस इक्वेशन पे रख के सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर दोनों मर्तबा क्या आया, 0 आया इधर, यानी कि 0 के इक्वल आ गया दोनों तरफ, बोथ साइड 0 0। सही है। अगर ऐसा आता है तो इसका यह मतलब है कि आपकी जो ये वैल्यूज निकली है वो सही निकली है, अदरवाइज गलत निकली है। और अगर ये बात पता चल रहा है कि गलत निकली है तो आप उसे फिर से क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। क्लियर है। इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहली बात तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां पे ये जितने भी कोफिशिएंट्स आपको दिए हुए हैं इन सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू को क्या करें, एक एक करके लिख लें। a इज इक्वल टू क्या है, रूट 2 है, इसके बाद b इज इक्वल टू क्या है 7 और c इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5 रूट 2। अब इन सभी वैल्यू को क्या करेंगे, इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 सॉरी माइनस 7 लिखेंगे, माइनस b है तो 7 लिखेंगे, 7 प्लस माइनस रूट ओवर 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना हमारे पास रूट 2 इंटू b कितना हमारा c कितना हमारे पास 5 रूट 2 अपॉन 2 इंटू रूट 2। अब इनको कैलकुलेट करेंगे, माइनस 7 प्लस माइनस रूट ओवर 49, ये 7 स्क्वायर यानी 49। अब इनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 5 जा 20 और फिर उसके बाद रूट को रूट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये रूट 4 आ जाएगा। अपॉन में ये कितना आ जाएगा 2 रूट 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 7 है प्लस माइनस रूट ओवर 49, अब यहां पे माइनस 20 है और ये जो रूट 4 है इसका ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, ये रूट 4 तो कितना आएगा इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना बनता है 2 बनता है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। आगे बात समझ में, तो अब अपॉन में क्या आ जाएगा 2 रूट 2 आ जाएगा। अब इधर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस रूट ओवर 49 और यहां पे ये कितना आ जाएगा 22 जा 40, 22 जा 40, ये 40 आ गया अपॉन में 2 रूट 2, फिर माइनस 7 प्लस माइनस, इसे हम लोग जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा, यानी रूट 9 अपॉन 2 रूट 2। अब इसके बाद यहाँ पे आ गया माइनस 7 प्लस माइनस ये रूट 9 भी क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 रूट 2 आ जाएगा। अब इसे हम लोग अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, अब इसे क्या करेंगे अलग कर लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 3 अपॉन 2 रूट 2 और फिर x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 3 अपॉन 2 रूट 2। अब इसे जब हम लोग माइनस प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 4 अपॉन 2 रूट 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 10 आ जाएगा, माइनस 10 अपॉन 2 रूट 2। अब इसे हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन रूट 2 और ये आ जाएगा आपका 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 5 अपॉन रूट 2।
अब यहां से इस रूट टू को हम लोगों को क्या करना होता है, हटाना होता है, क्योंकि ये आपकी जो किताब है इस किताब में डिनोमिनेटर से रूट को हटा दिया जाता है। यहां पे क्या आ जाएगा आपका 2√2/2 ऐसा आ जाएगा। 2√2/2 √2/2 ये अगर आप देख लेंगे, या √2 अगर आपका आ जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोगों के, यानी यहां से डिनोमिनेटर से हट जाए कोई भी नंबर, तो आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहां पे ऐसा क्या हो गया है कि यहां से रूट क्या हो गया, हट गया। तो कुछ होता कुछ खास नहीं है, रैशनलाइज करते हैं हम लोग, रैशनलाइजेशन करते हैं। और रैशनलाइजेशन करने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पे जो x है -2, अब रैशनलाइज करते हैं √2, ये जो आपका डिनोमिनेटर है, इसी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये √2/√2, फिर यहां पे क्या करेंगे, x = -5/√2 इंटू √2/√2, इसी से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पे आ जाएगी वैल्यू x = -2√2/2 × 4, यानी यहां पे आ गया 2, x = -5√2/2 × 4, रूट के अंदर 4 है तो 4 की वैल्यू क्या आ जाती है, 2, तो यहां पे लिख लेंगे 2। यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। x = यहां पे क्या आ जाएगा, -√2, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, x = -5√2/2। दैट इज द फाइनल आंसर। उन टॉपिक से आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक टॉपिक और लेते हैं, रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। क्लियर है? तो अब यहां से हम लोग इनके बारे में स्टार्ट करते हैं चर्चा। उसके पहले एक एग्जांपल लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल लेंगे और उसी छोटी सी एग्जांपल से हम लोग कुछ बातों को समझेंगे। उसके बाद जब इनके बारे में पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होती है और इसके अलावा नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, तो आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत मजा भी आएगा इस क्लास को करने में। तो क्या है, √2x² + 4x + 2√2। ठीक, ये मैंने अपनी तरफ से ये क्वेश्चन बनाया है, ये इक्वेशन बनाई है। तो इस इक्वेशन को क्यों बनाई है, क्योंकि यहां पे इसको सॉल्व करते ही क्या आ जाए, रूट के अंदर मेरा 0 आ जाए, रूट के अंदर क्या आ जाए, ये 0 आ जाए, इसलिए मैंने ये इक्वेशन ली है, ये इक्वेशन बनाई है। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे कि यहां पे रूट के अंदर में क्या आया, 0 आया, यहां पे रूट के अंदर में क्या आया, 12 आया, यानी रूट के अंदर में जो आ रहा है वो एक आ रहा है पॉजिटिव, पहला क्या आया, पॉजिटिव नंबर आया। ठीक है, पहला क्या आया, पॉजिटिव नंबर आया। एक बार एक इक्वेशन ऐसी आ रही है, जब उसे जब इस इक्वेशन में उसे जब इस फॉर्मूले पे रख रहे हैं, तो फॉर्मूले पे रखने के बाद रूट के अंदर में कैसा आ रहा है, अंडर रूट कैसा आ रहा है, अंडर रूट एक बार आ रहा है 0, अंडर रूट कैसा आया, 0 आया। इसी तरह से एक इक्वेशन ऐसी आएगी आप लोगों के सामने कि अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव नंबर आया। तो एक बार आया पॉजिटिव नंबर, एक बार आया अंडर रूट में 0, और एक बार आया अंडर रूट में नेगेटिव नंबर। ये तीनों के तीनों नंबर आप लोगों को किसी न किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए मिलेंगे। यहीं से हम लोगों की शुरुआत होती है, यहीं से हम लोग समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा, दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट, रूट के अंदर में जो नंबर होते हैं उसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं किसे, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग d से डिनोट करते हैं, और d = क्या होता है, b² - 4ac। ये ही हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। चूंकि हम लोगों के रूट के अंदर में क्या है, यहां पे रूट के अंदर में देखें b² - 4ac है, तो ये b² - 4ac को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो एक बार आपने क्या देखा होगा, जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर देखिए यहां पे क्या आ गया, सॉल्व करने पर देखिए यहां पे इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आता है -16 प्लस माइनस, और ये जो आएगा -6, ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 6 प्लस माइनस, यहां पे √12 है, तो √12 को हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो यहां पे क्या आ जाता है, 2√3 आ जाता है, अपॉन में 6 आ जाएगा। और इसको जब अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6/6 प्लस माइनस 2√3/6, ये आ गया। अब यहां से इसको सॉल्व करें आप, तो यहां से 6 1 6, 6 1 6, 2 1 2, 2 3 6, तो एक बार एक वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस √3/3, ये आ गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको जब हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, दोनों को अलग अलग करके, x = 1 प्लस √3/3,
3 और एक बार लिखते हैं 1 प्लस रूट 3, 1 माइनस रूट 3 अपॉन 3, 1 माइनस रूट 3 अपॉन 3, यानी एक वैल्यू प्लस में आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आ गई, माइनस में आ गई जब हम लोगों ने इसको अलग अलग कर दिया। तो इसे ही हम लोग कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द एक्स। ये बात क्लियर हो गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आ गए, रूट्स आ गए। तो जब आपके अंडर रूट में पॉजिटिव नंबर हुए, अंडर रूट में कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो यहां पे x की वैल्यू यानी इस इक्वेशन की जो वैल्यूज आ रही हैं, वो जो रूट्स आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, दो डिफरेंट रूट्स हैं, एक प्लस में आ रहे हैं और एक इसमें आ रहे हैं माइनस में आ रहे हैं, दो डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं। इसी तरह से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका जब इसे जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, यहां पे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, किसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं जिसके रूट के अंदर में क्या है, रूट के अंदर में 0 है। x इज इक्वल टू -16 प्लस माइनस रूट ओवर 0 अपॉन 2 रूट 2 है। तो यहां से इसको भी अलग अलग करेंगे, -16 अपॉन 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2 रूट 2। ठीक, इसको जब सॉल्व किया था 2 4 जा 16, तो -4 अपॉन रूट 2 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 रूट 2, दैट इज -4 अपॉन रूट 2 प्लस 0 अपॉन 2 रूट 2। फिर एक और क्या आ जाएगा, एक और वैल्यू आ जाएगी -4 अपॉन रूट 2 माइनस 0 अपॉन 2 रूट 2। ये 0 हो जाएगा पोर्शन, ये पोर्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक वैल्यू है -4 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू क्या है, -4 अपॉन 2। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट यानी रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर वो 0 के इक्वल हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो गया 0 के, एक बार बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी कि 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव हो गया। और एक बार कैसा आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक बार कैसा आ जाएगा, एक बार आ जाएगा लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ जाएगा। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव आ गया। तो इसी की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसी की जगह पे हम लोग डी रख सकते हैं। तो एक बार डी कैसा आ गया आपका, यहां से मैं मिटाइए दे रहा हूं, आप लोग इसको पॉज कर करके नोट करते जाइएगा। ठीक है, एक बार मैं इसे मिटाकर बताऊं फिर आप लोगों को कि यहां पे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डी रखेंगे। तो डी एक बार आएगा 0 से बड़ा, डी एक बार आएगा 0 के बराबर और डी आपका एक बार आएगा 0 से छोटा। ये बात समझ में आ रही है। यानी ये तीन कंडीशंस ऐसी होंगी जिन कंडीशंस में हम लोगों को क्या बताना है, रूट्स के नेचर बताना है। रूट्स के नेचर क्या है, अब आप लोगों को यह बात पता होगी कि इंसान हो, जानवर हो, चरिंद हो, परिंद हो, दरिंद हो, कोई भी हो जो हम लोगों को दिखते हैं, पेड़ हो, पौधे हो, उन लोगों के पास कोई ना कोई क्या है, नेचर है, कोई ना कोई बिहेवियर है। नेचर का क्या मतलब होता है, बिहेवियर, वो कैसा बिहेव करते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, यह उनका क्या कहलाता है, बिहेवियर कहलाता है, या यही उनका क्या कहलाता है, नेचर कहलाता है। तो यहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर हैं। तो उनके क्या नेचर है भाई, उनके नेचर ये हैं कि एक बार वो दो वैल्यूज आ रही है एक बार, यानी ये कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है, तो कैसे आ रहे हैं उनके रूट्स अनइक्वल आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं, रियल भी आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है, डिस्टिंक्ट उसको कहते हैं। इसके अलावा और क्या हो रहा है, इसके अलावा ये हो रहा है कि अगर 0 के इक्वल आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी अंडर रूट में 0 आ रहा है, तो कैसा हो रहा है वो आपका दोनों के दोनों पॉजिटिव भी हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव भी हैं और यानी सेम है और इक्वल है, और कैसे हैं, इक्वल हैं और रियल भी हैं। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है, यहां से ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद इसमें और क्या बात आ रही है, इसमें एक बात और ये आ रही है कि अगर मेरा यहाँ पे डी कैसा आ रहा है, 0 से छोटा, यानी कि डी मेरा रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है, तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि वहां पे जो वैल्यूज हैं वो कैसी आ रही हैं, वहां पे वो वैल्यूज इमेजिनरी आ रहे हैं। उन वैल्यूज को हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी कहेंगे, यानी वहां पे वो कोई नंबर अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं।
ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ ये जो इमेजिनरी नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। तो हम लोगों को इसे 11th में पढ़ना है कि इमेजिनरी नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं और रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर हम लोग 10th तक पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद 11th में हम लोगों को इमेजिनरी नंबर के बारे में जानना है, समझना है कि क्या है वो। ये बात समझ में आ गई यहाँ से। अब यहां पे ही यही आपके डिस्क्रिमिनेंट है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट यानी कि नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स के नेचर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सारे के सारे नेचर डिपेंड कर रहे हैं आपके डिस्क्रिमिनेंट पे। ये बात क्लियर हो गई। अगर डिस्क्रिमिनेंट यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे अब हम लोग यहां से लिखेंगे कि इफ डिस्क्रिमिनेंट, तो अब यहां से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, यहां से हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में क्या लिखेंगे कि इफ d is greater than 0 then the nature of root, then the nature of roots, then the nature of roots real and unequal, real and unequal। और इससे कोई आप लोग कह सकते हैं distinct, unequal कोई क्या कह सकते हैं, distinct, यानी कि दो अलग अलग। ये बात क्लियर हो गई, distinct, ठीक है, distinct। ये बात समझ में आ गई। अब यहां से आता है इफ d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 यानी कि d अगर 0 के बराबर आ गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac से बराबर आ गया 0 के, तो उसे हम लोग कहेंगे देन द नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, आर रियल एंड इक्वल और सेम कह सकते हैं आप उसे, ठीक है। अब इसी तरह से तीसरी कंडीशन क्या है कि इफ d इज लेस देन 0 यानी कि d अगर नेगेटिव आ जाता है, कोई नंबर रूट के अंदर क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, यानी कि अगर हमने इसको सॉल्व किया बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया और बी डी इज इक्वल टू रखा हम लोगों ने बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पे इस तरह से जब इसे सॉल्व किया तो d इज इक्वल टू -3 आ गया। सॉल्व करने पर कोई वैल्यू आ गई -3, तो -3 आते ही इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि d किससे छोटा है, d हमारा छोटा है 0 से, यानी कि d की वैल्यू किससे छोटी आ रही है, d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है। एक कंडीशन में d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, एक कंडीशन में d की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है और एक कंडीशन में d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है। नेगेटिव है मतलब छोटी है, इक्वल है मतलब इक्वल है, और अगर उसके क्या कहते हैं बड़ी है तो कैसी है, यानी पॉजिटिव है तो कैसी है, बड़ी है। समझ में आ गई ये बात। तो इफ d इज लेस देन 0 देन द नेचर ऑफ रूट्स आर इमेजिनरी, इज इमेजिनरी। ये बात समझ में आ गई। और इसी को आप लोग क्या कह सकते हैं, इसी को आप लोग कह सकते हैं वर्चुअल भी कह सकते हैं, इसी को आप अनरियल भी कह सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात। ये सारी तीनों बातें यहां पे थी। अब यहां एक क्वेश्चन हम लोग यहां कोई एक क्वेश्चन ले लेंगे, इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ये बताएंगे कि कैसे हम लोग ये कैसे है सॉल्व, इसी तरह से सॉल्व करके हम लोग इसको बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब आप यहां से इसे आप देखेंगे तो कैसे आएगा ये, कैसे आया, तो यहां से अगर देखेंगे आप पहले एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहां से देखें आप, ये 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 है ना, तो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पे रखते हैं हम लोग d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां d इज इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर माइनस b हमारा कितना है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है 3 इंटू c कितना है 2 है। इसको सॉल्व किया कितना आ गया 36 माइनस 4 3 12 2 24, और यहां से कितना आ गया, ये यहां से आ गया आपका 12 आ गया। तो d मेरा क्या आ गया, d ग्रेटर आ गया 0 के, यानी पॉजिटिव है यहां पे नंबर, तो इसका ये मतलब है कि d क्या आ गया 0 के ग्रेटर आ गया। अगर d 0 के ग्रेटर आ गया तो इसका ये मतलब है कि यहां पे नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, नेचर ऑफ रूट्स आर रियल, नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट। ये बात क्लियर हो गई, यहां से ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब ये कैसे आया, अब यहां से अगर ये कैसे की बात करें कि ये कैसे आया, तो इसे आप देखकर यहां ये जो हम लोगों के पास ये जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग अगर कोई नंबर होता है 1/2 प्लस 3/2 इस तरह का कोई नंबर है, फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 3 लिख दिया हम लोगों ने, तो ये कॉमन पार्ट लिए हुआ है किसका, डिनोमिनेटर का, ये कॉमन पार्ट है। 2 इज द कॉमन पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर,
बोथ डिनोमिनेटर। ये बात समझ में आ गई ना, दोनों डिनोमिनेटर का ये कॉमन पार्ट है। तो यहां से ये जो 2a आपको दिख रहा है, ये 2a भी क्या है, कॉमन पार्ट है किसका, इस कॉमन पार्ट है ये माइनस बी, और रूट के अंदर में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इन दोनों का ये कॉमन पार्ट है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो कैसे अलग करेंगे हम लोग, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे इसको कर सकते हैं यहां पे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहां से एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट क्या हो गया, ये हो गया, और एक पार्ट क्या हो गया, ये हो गया। तो अब यहां से देखें, इसे हम लोग लिखेंगे एक x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, एक बार प्लस वाला टर्म लिखेंगे बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार लिखेंगे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इट्स ऑल अबाउट डिपेंड अपॉन, नहीं माइनस बी अपॉन 2 लिखेंगे ना, माइनस बी अपॉन 2, इट्स ऑल अबाउट डिपेंड अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac। सभी के सभी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सभी के सभी बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इसी 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने यहां क्या लिखा, माइनस बी अपॉन 2a प्लस डी अंडर रूट डी अपॉन 2a। यहां से लिखा हम लोगों ने माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अंडर रूट डी अपॉन 2a। इज दैट क्लियर? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि हम लोगों को कि ये डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स में क्या रिलेशन है, कौन किस पे डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात? तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में चूंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सारी बातें, सारे टॉपिक्स चैप्टर नंबर 4 के कवर हो चुके हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास से आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिली होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने में। ये पूरा चैप्टर आप लोगों का कवर हो गया। अब इस पर बचा सिर्फ हम लोगों के क्वेश्चंस बचे हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए अलग अलग वीडियोस हम लोग लेकर आएंगे और आप लोगों को इसी तरह से टर्म 2 के लिए प्रिपेयर कराएंगे, ताकि आप लोगों के मार्क्स और आप लोगों को समझने में, मार्क्स तो एक अपनी जगह पे, लेकिन आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में, इन क्वेश्चंस को समझने में बहुत आसानी हो और आप अच्छे से प्रिपेयर करके अपने एग्जाम्स को दे सकें। तो आप इसी तरह से आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, और चूंकि आप सपोर्ट करेंगे तो हम लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा, जिससे हम लोगों को आप लोगों के लिए वीडियोस बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करने में बहुत आसानी भी होगी। आपकी जो भी क्वेरीज हो वो क्वेरीज जरूर पूछिए। इस क्वेरीज से पूछने से क्या होता है कि हमें ये बात पता चलती है कि आप किस तरह के क्वेश्चंस में फंस रहे हैं और किस तरह के वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड की जाए। ये बात क्लियर होगी? ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।